Good morning, class. Today we will discuss about the respiration in other animals. In last lecture, we have discussed about the respiration in human beings as well as lungs mechanism for breathing and difference between breathing and respiration. Now, today we will discuss about respiration in insect, earthworms, frogs, etc. Now, we know that different animals breathe through a different parts of their body. For example, fishes breathe with the help of their gills, as well as the earthworm breathe with the help of skin. So all different animals have a different breathing organ. Now, breathing in some common animals is described below. Respiration in insect. The respiratory system of insect like a grasshopper, cockroach consists of a network of thin air tubes called a trachea. यानी कि जो भी इंसेक्ट होते हैं जैसे कि ग्रासहॉपर है और कॉकरोचेस है, इन सभी में एक बहुत छोटी छोटी ट्यूब होती है और ट्यूब का एक नेटवर्क होता है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। और ये जो नेटवर्क होता है ट्रैकिया का, वो उनकी पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है। और ये छोटी छोटी जो एयर ट्यूब्स है, एयर ट्यूब्स क्यों कहा है? क्योंकि हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि वो कैसे ब्रीदिंग करते हैं। तो ब्रीदिंग के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, तो ओवरऑल एयर की बात चल रही है। दीज एयर ट्यूब्स हैव अ टीनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्पिरेकल्स ऑन दी साइड्स ऑफ देयर बॉडी। अब उनकी पूरी बॉडी में ये जो एयर ट्यूब का नेटवर्क होता है, उसमें से उनकी बॉडी की साइड पर जो ये एयर ट्यूब्स होती है, इनके छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, खुला हुआ हिस्सा होता है इनका, जिसे हम स्पिरेकल्स कहते हैं। और जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है, जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, वो इनकी बॉडी में जैसे ही एंटर करती है तो वो स्पिरेकल्स के थ्रू इस पूरी एयर ट्यूब नेटवर्क के अंदर एंटर कर जाती है और पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और इस स्पिरेकल्स के थ्रू एंटर करेगी, देन ट्रैकिया के अंदर जाएगी और ट्रैकिया के अंदर जाकर पूरी बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं, सेल्स है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है जिसमें फूड ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जैसा कि हमने ह्यूमन बीइंग में पढ़ा था। तो वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अगेन इस ट्यूब नेटवर्क के थ्रू, इस ट्यूबुलर नेटवर्क के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड स्पिरेकल तक पहुंचेगी। पहले ट्रैकिया में जाएगी, फिर ट्रैकिया से स्पिरेकल तक पहुंचेगी और स्पिरेकल से बॉडी के थ्रू आउट हो जाती है। यू कैन सी इन द डायग्राम। देखो ये छोटी छोटी ये जो आपको नज़र आ रही है, ये ट्यूब है, ट्यूब स्ट्रक्चर है, और इनकी जो ओपनिंग्स होती है ये वाली ऊपर टिप पर, ये सारी ओपनिंग्स स्पिरिकल कहलाती है। यहाँ छोटी छोटी ओपनिंग्स दे रखी है, तो ये ओपनिंग्स के थ्रू इनकी ये जैसे ही ब्रीदिंग करते हैं तो वो एयर अंदर आती है और इस ट्यूब स्ट्रक्चर में स्पिरिकल के थ्रू अंदर चले जाती है और पूरी बॉडी के टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। टिश्यूज़ के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है तो वो ऑक्सीजन और फूड मिलकर जो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाते हैं। तो एनर्जी तो यूटिलाइज कर ली जाती है लिविंग बीइंग के थ्रू, यानी कि जो भी ग्रासहॉपर या कॉकरोच है, और उसके थ्रू एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो अगेन स्पिरिकल के थ्रू ट्रैकिया में आकर बॉडी से आउट हो जाता है। नाउ रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। वी नो दैट अर्थवर्म ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ स्किन। वो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, यानी उसकी स्किन के ऊपर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू एयर उस होल के थ्रू अंदर एंटर कर जाती है और जो भी ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है वो ऑक्सीजन सबसे पहले इनकी बॉडी के ऊपर जो स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसे म्यूकस कहते हैं, वो स्टिकी सब्सटेंस आपने देखा होगा यहाँ पर अजीब सा चिपचिपा सा, या इनकी बॉडी मॉइस्चर वाली दिखाई देती है। तो ये जो मॉइस्चर होता है ना, इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, वो मॉइस्चर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अपने साथ डिज़ोल्व कर लेता है और वो ऑक्सीजन इनकी बॉडी के अंदर जाती है और अंदर जाकर पूरी टिश्यूज़ तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। और जो टिश्यूज़ से फाइनली रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो अगेन इस ओपनिंग्स तक आकर बॉडी से आउट हो जाती है। तो इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स। फ्रॉग्स में रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, लेकिन फ्रॉग की एक क्वालिटी आप जानते होंगे कि
फ्रॉग्स जो होते हैं वो दोनों साइड सर्वाइव कर सकते हैं, लैंड में भी और वाटर में भी, ठीक है। तो जब वो लैंड पार्ट पर है तब उसे ब्रीदिंग करने के लिए डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना है, तब वो अपने लंग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि जब वो लैंड पार्ट पर रहेंगे तब उनके लंग्स हमारी तरह ही ब्रीदिंग प्रोसेस करेंगे, लेकिन जब वो वाटर के अंदर रहते हैं तो तब उनके लंग्स कोई काम के नहीं रहते, तब वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ समझाया ना, स्किन पर ओपनिंग्स होती है, वैसे यहाँ पर स्किन के थ्रू अपनी ब्रीदिंग कर लेते हैं। तो इनमें डबल क्वालिटी होती है, इसी के कारण ये दोनों साइड सर्वाइव कर सकते हैं, वाटर में भी और लैंड पार्ट पर भी। नाउ रेस्पिरेशन इन फिश में जो रेस्पिरेशन ऑर्गन होता है, ब्रीदिंग ऑर्गन होता है, उसे हम गिल्स कहते हैं, जो दोनों साइड होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो इस तरह के जो इनके ईयर्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, बार बार फ्लैप करते रहते हैं जब ये स्विमिंग करती है। तो ये क्या करती है स्विमिंग के दौरान, ये जितना वाटर होता है ना आसपास वाटर बॉडी का, वो वाटर इसके अंदर फ्लैप करके यानी अंदर की तरफ रख लेती है और उसमें से जो ऑक्सीजन रहती है वो बॉडी के अंदर ले जाती है और रिमेनिंग वाटर को आउट कर देती है। तो इस तरीके से ये ब्रीदिंग प्रोसेस करती हैं। तो जो फिशेस होती है वो सबसे पहले वाटर लेती है अपने माउथ के थ्रू एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल्स, अपने मुंह से वाटर लेती है और वो कहाँ आ जाएगा, गिल्स के थ्रू। गिल्स आपको फ्लैपिंग करते हुए नजर आएंगे। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल, और गिल्स के अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है। वो ब्लड वेसल क्या करती है, जो भी वाटर इस गिल्स तक गया उस वाटर से जो ऑक्सीजन होती है उसको अलग कर लेती है और अपने साथ ले जाती है डिफ्यूज़ करके बॉडी तक, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल्स है गिल्स की, वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से एक्सट्रैक्ट होती है और इस वाटर से, और सेंड इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के हर एक पार्ट तक भेज देती है। अब जैसे ही बॉडी के टिश्यूज़ को ये ऑक्सीजन जो मिलती है उससे वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो अगेन उनके ब्लड के अंदर डिज़ोल्व रहती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कहाँ आती है, गिल्स तक आती है, और गिल्स से वो सराउंडिंग वाटर यानी बाहर की तरफ निकल जाती है। यानी मुंह से जो वाटर जा रहा है उसके वो गिल्स तक पहुंचता है, उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है गिल्स की हेल्प से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स है जो उस ऑक्सीजन को अपने साथ डिफ्यूज़ कर लेती है और बॉडी तक सप्लाई कर रही है। बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, वो कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स तक आ रही है और गिल्स से अगेन माउथ तक ना आते हुए गिल्स के थ्रू ही आउट हो जाती है, ठीक है। वो फ्लैपिंग जो होती है ना, वो फ्लैपिंग के कारण ही वो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो आउट होती जाती है। तो इस तरह से फिश के अंदर ब्रीदिंग प्रोसेस होती है। नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स भी एनर्जी बनाते हैं, वो भी लिविंग थिंग है, उन्हें भी ग्रो करना है, तो वो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, क्योंकि प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो ग्लूकोज या एनर्जी बनता है, जो ग्लूकोज बनता है उसका ब्रेकडाउन होकर एनर्जी बनना ज़रूरी होता है। तो वो किसकी प्रेजेंस में बन सकता है, ऑक्सीजन की। हम भले ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को ज़रूरी होता है, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ उसका ग्लूकोज बनने तक के लिए ज़रूरी होता है। फाइनली उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए उन्हें भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और वो उसी ऑक्सीजन से यहाँ पर लिखा है प्रिपेयर्ड बाय प्लांट ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाए ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जैसा कि हम सभी में बनता है। हमारे बॉडी में भी फूड ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। प्लांट के अंदर भी सेम थिंग है। पहले जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज किया था वो सिर्फ ग्लूकोज बनाने के लिए किया था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। नाउ फर्दर उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए उसे ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, तो वो उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा और साथ में एनर्जी रिलीज करेगा। अब जो एनर्जी होती है वो प्लांट के थ्रू यूटिलाइज की जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसके एक वेस्ट की तरह ही होते हैं। वाटर हमारी तरह ही वो जितना सर्कुलेशन के लिए चाहिए उतना ले लेता है, अदरवाइज बाकी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू आउट हो जाता है। नाउ अब यहाँ कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि लीव्स। तो हमें पता है ऑलरेडी कि जो लीव्स होती है उसके अंदर छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, और वही स्टोमेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज करते
है। जैसे हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके थ्रू अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन कैसे बाहर जाती है? वो भी इस स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर जाती है। नाउ रूट्स की बात करते हैं, तो रूट्स भी जो दूसरी सेल्स होती है लिविंग सेल, उस तरह रूट की भी सेल्स होती है, और यही रूट सेल जो होती है वो ऑक्सीजन जनरेट करती है। मतलब हमने अभी पढ़ा था कि फूड जो बन चुका है उसका ब्रेकडाउन होना या रेस्पिरेशन करना ज़रूरी है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से जनरेट कर सकती है? वो रूट्स ही करती है। जो रूट्स होती है प्लांट की, उसके अंदर भी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये रूट है, ये मेन रूट है, और उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे रूट हेयर होते हैं। ठीक है, और वो रूट हेयर के जो एंड पॉइंट होता है ना, वहाँ पर उसकी ओपनिंग होती है छोटी छोटी इस तरफ। ठीक है, तो जो भी एयर प्रेजेंट होती है सॉइल पार्टिकल के अंदर, सॉइल क्या होती है? थोड़ी सी पोरस होती है, उसके अंदर स्पेस होती है इस तरह से। तो ये सॉइल पार्टिकल है, उसके अंदर स्पेस है, और उस स्पेस के अंदर क्या फील है? एयर है। ये जो रूट हेयर होते हैं वो इस एयर से क्या खींच लेते हैं? ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन को खींचकर अंदर बॉडी तक पहुंचा देते हैं। तो जैसे ये रूट हेयर एयर के कांटेक्ट में आएंगे, या सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ही होते हैं ये हेयर्स, तो सॉइल पार्टिकल की गैप में जो एयर फील है उसको वो अंदर ले लेते हैं और अपने साथ डिफ्यूज़ करके कहाँ तक पहुँचाते हैं? पूरी प्लांट बॉडी तक पहुँचा देते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजन किस काम की होती है? ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए काम आती है, फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाने के लिए। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू बनती हैं वो इसी रूट हेयर से आउट भी हो जाती है। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए गैसेस का एक्सचेंज जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना और ऑक्सीजन का बाहर जाना, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। जबकि जो फूड बनता है, जो ग्लूकोज बनता है, उसका ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, जैसे ऑक्सीजन का अंदर जाना और CO2 का बाहर आना, वो रूट हेयर के थ्रू होता है। उसके अलावा थर्ड है वुडी स्टेम। The stem of the herbs have a stomata for exchange the oxygen and carbon dioxide. छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं जिन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। ठीक है, इनका जो स्टेम होता है वो भी आपने देखा होगा ग्रीन कलर का होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इनकी जो लीव्स होती है वो छोटी होती है, जो कि कभी कभी डिमांड पूरी नहीं कर सकती फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड बनाने के लिए। तो उस टाइम पर इनके जो स्टेम होते हैं इनके ऊपर भी छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, यानी कि स्टोमेटा पाए जाते हैं इनके स्टेम पर, जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। जो बड़े यानी कि हार्ड और वुडी प्लांट्स होते हैं, बड़े वाले प्लांट्स या ट्रीज़ की बात करें, उनके पास स्टोमेटा ना होते हुए क्या होता है? लेंटिसेल्स होते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी होती है, इसको लेंटिसेल्स बोलते हैं। उनकी जो बार्क या छाल होती है ना उस पर, ठीक है, आपने देखा होगा इसकी स्ट्रक्चर कहीं कहीं प्लेन ना होते हुए वहाँ पर गोल गोल या बोल सकते हैं छोटी छोटी ओपनिंग या इरेगुलर शेप आपको नज़र आएगा उसकी बार्क का, जो कि लेंटिसेल्स होता है, जहाँ से गैसेस अंदर जा सकती है। और जो हर्ब्स होते हैं छोटे प्लांट्स, उनके तो स्टेम ग्रीन होते हैं, तो वो उनके स्टेम पर ही डायरेक्टली होल पाए जाते हैं। लेंटिसेल्स एक टीनी ओपनिंग होती है पूरी बार्क पर, ठीक है, और वेयर द सेल्स आर लूजली पैक्ड, मतलब यहाँ पर आपने सेल्स को इरेगुलर देखा होगा, डायरेक्ट प्लेन शेप ना देखते हुए इस तरह से इरेगुलर वे में जमा हुआ देखा होगा। क्यों? ताकि इसके अंदर जो गैप हो सके और एयर अंदर जा आ सकती है, ठीक है, और एयर का एक्सचेंज हो सकता है। यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।